जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। देखिए, आज का जो वीडियो है ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है और आप लोग परेशान नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 ऑर्गेनाइजेशन और आने वाली है, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपके जो मित्र लोग हैं जो कि ऑफलाइन स्टडी करना चाह रहे हैं और कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सही तरीके से उन्हें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कास्ट वीडियोस आप लोगों को पर डे मिलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जो पहले से जुड़े हैं और जो आज नए जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। और पिछले दिनों में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से? इंडियन जियोग्राफी से। उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स, साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आई थिंक ये 12वां या 14वां लेक्चर होगा। तो इस वजह से आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे, जो है आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। इसके बारे में हम लोग बात करें। और जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हो, उन सारे वीडियोस की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? आसियान। क्या है? आसियान। ठीक है, यह शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म है। यह क्या लिखते हैं हम लोग इसे? ASEAN। अगर हम लोग बात करें कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ कई एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ लेता है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट क्या? आसियान या एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये है इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में। ये हमेशा पूछा गया है कई सारे छोटे एग्जाम्स में कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फुल फॉर्म हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, चैप्टर का नाम ही क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। तो इस वजह से इसमें जितनी भी कंट्रीज होंगी, जैसे कि आप लोगों से ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से कौन सी कंट्री है जो आसियान का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को जानना होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन सी कंट्री पाई जाती हैं। तो इसमें एशिया की जो सबसे दक्षिणी कंट्री है वो भी जानी जाएंगी और जो दक्षिण पूर्व की कंट्रियां हैं वो भी आएंगी। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? जैसे कि थाईलैंड हो गया, हमारा वियतनाम हो गया, और सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये सारी कंट्रियां इसकी मेंबर हैं। ब्रुनेई हो गया। और अगर जैसे ऑप्शन में दे दिया कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र ऐसा या कौन सा देश ऐसा है जो आसियान का मेंबर नहीं है, तो उसमें से मान लीजिए ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन 3 सिंगापुर, और ऑप्शन डी में आप लोगों को क्या दे दे, जैसे कि अर्जेंटीना दे दे। तो अर्जेंटीना इसका हिस्सा नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर में दे चुका हूं, तो जो लोग ना देखे हो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना के समय इसके 5 सदस्य देश होते हैं। पूछ लेता है कि आसियान के स्थापना के समय संस्थापक देश कौन कौन से थे, तो वो 5 देश हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में इसमें 10 कंट्रियां हैं जिनमें भारत नहीं है। ध्यान देंगे, ना तो भारत है ना तो चीन है। ठीक, लेकिन इनके लिए क्या किया गया है? मुफ्त व्यापार की नीति अपनाई गई है कि जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, साथ ही दक्षिण कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सबसे क्या करता है? यह मुक्त व्यापार की नीति अपनाता है।
और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका आर्थिक परिदृश्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो मुख्यालय इसका पड़ता है कहां, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, ठीक है। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे आसियान और भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति है आसियान में, जबकि इसका मेंबर नहीं है फिर भी इसका काफी ज्यादा व्यापार इसके साथ होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चीज आप लोग नोट डाउन करिए, मैं इसे रफ करता हूं, आगे बढ़ेंगे और हम लोग लिखेंगे इसके स्थापना के बारे में। इसका जो शिखर सम्मेलन होता है वह प्रत्येक वर्ष में 2 बार होता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग क्या, इसका स्थापना, स्थापना अर्थात फाउंडेशन, और आगे हम लोग लिखेंगे इसका क्या, संस्थापक देश, संस्थापक देश। कौन कौन सी कंट्रियां इसकी स्थापना के समय इसकी सदस्य थी, तो कुल 5 कंट्रियां। स्थापना कब हुई, 1967 में, और स्थापना सदस्य देश कितने हैं, 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, और कौन सी कंट्री बची, एक फिलीपींस बची, फिलीपींस बची। देखिए जब मैं ये सारी चीजें बताऊं तो आप लोगों के पास एक वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए। अगर आप लोग इन कंट्रियों की स्टेटस देखेंगे, स्थिति देखेंगे, या कहां पर है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये इंडिया के नीचे पड़ते हैं, ठीक, म्यांमार के नीचे ये सारी कंट्रियां पड़ती हैं। तो ये दक्षिण एशियाई कंट्रियां, दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्रियां मानी जाती हैं। तो कुल कितनी कंट्री हैं ये पूछ लेगा कि संस्थापना सदस्य या स्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे, तो टोटल 5 थे। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में कितने मेंबर हैं इसके, तो वर्तमान में कुल 10 मेंबर हैं। कितने, 10। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। और ये जो 5 हैं ये तो अब भी बने हुए हैं, जो 5 नए जुड़े हैं उनका नाम हम लोग ऐड कर लेंगे इसमें। वो कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। 5 ये हो गए। 6वीं है ब्रुनेई, 7वीं है वियतनाम, और आगे बढ़ेंगे लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जिसे बर्मा भी बोलते हैं, कहीं कहीं बर्मा भी आप लोगों के लिए लिख के आएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सारी कंट्रियां कहां की हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया की हैं, ठीक। तो कुल 10 कंट्रियां, 5 ये और 5 ये ऐड कर लेंगे तो वर्तमान में कुल 10 कंट्रियां हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका सचिवालय कहां पर है, या मुख्यालय जिसे हम लोग बोलते हैं, तो सचिवालय इसका जो है वह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहां, जकार्ता, इंडोनेशिया में। छोटे एग्जाम के लिए ये चीज आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे कि आसियान का कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मुख्यालय, स्थापना सदस्य देश और प्रेजेंट टाइम में उसकी कितनी मेंबर कंट्रियां हैं, ये जरूर याद रखेंगे। छोटे एग्जाम्स में वही पूछा जाता है। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या पूछा जाता है, इसका उद्देश्य, कार्य, और प्रेजेंट में कंट्रियों का नाम देके पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं दोनों लोगों को साथ में कंबाइन करके चलता हूं। पहले छोटे एग्जाम्स के लिए मैं पहले एक चार्ट बना देता हूं कि किसी भी कंट्री की स्थापना, संस्थापक देश, वर्तमान में देश, सचिवालय, मुख्यालय इसका, साथ ही इसके हेड कौन है, ये सारी चीजें मैं पहले ही बता देता हूं, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका जो शिखर सम्मेलन होता है, क्या शिखर सम्मेलन, मतलब कि जितनी कंट्रियां हैं इसमें 10 की 10 ये कब मिलके एक बार बैठ के संगठन बनाती हैं या एक सम्मेलन करती हैं, तो प्रत्येक वर्ष में 2 बार, याद रखेंगे आप लोग, प्रत्येक वर्ष में 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन होता है जिसमें इसकी मेंबर कंट्रियां भाग लेती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका आदर्श वाक्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आदर्श वाक्य।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? वह है वन विजन वन आइडेंटिटी, वन विजन वन आइडेंटिटी और साथ ही वन कम्युनिटी, वन कम्युनिटी मतलब कि इसकी जितनी कंट्रियां होंगी उनका विजन भी एक होगा, आइडेंटिटी भी एक होगी और कम्युनिटी भी उनकी एक होगी। ठीक है, ये हो गए इसके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिखर सम्मेलन भी हम लोगों ने देख लिया। अगर हम लोग बात करें कि इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं जिस पर यह कार्य करता है, देखिए मैं आप लोगों को कोड वर्ड पहले बता देता हूं। जैसे होता नहीं, किसी भी चीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मैं पहले बता देता हूं, और जो भारत की कंडीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप लोग पिछले वीडियो भी देखेंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। इसके 3 स्तंभ हैं जिसके माध्यम से यह कार्य करता है। तो इसमें तीनों स्तंभों का हम लोग नाम लिखेंगे, मतलब कि किस पर यह फोकस करता है। ठीक, और तीनों के बारे में थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्या है? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। क्या है? आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। ठीक, सेकंड पे अगर हम लोग बात करें तो आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। कौन सा? आर्थिक समुदाय। तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, किन किन टॉपिकों पर इसमें फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 इसके स्तंभ हैं, इन्हीं पर यह फोकस करके कार्य करता है। कौन? आसियान। आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय मतलब पॉलिटिकल सिक्योरिटी की जो कम्युनिटी होती है, प्रत्येक देश जो होते हैं उनमें एक दूसरे में सहभागिता बनाए रखना। आर्थिक समुदाय मतलब प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में बढ़ावा देने के लिए जो इसकी 10 मेंबर कंट्रियां हैं वो क्या करती हैं? एक समुदाय क्रिएट करती हैं, एक सम्मेलन करती हैं, उसके माध्यम से इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इसका विकास करती हैं। थर्ड पे आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय मतलब कि जो इसका समाज है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है उसको बनाए रखना, हमेशा के लिए जीवंत रखना, उसके लिए यह सम्मेलन करके और इस पर एक सहमति से कार्य करते हैं, जिससे कि जिस भी कंट्री का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, जो समाज है, वह पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट ना हो, उसे बचाए रखने के लिए भी ये लोग आपस में सहयोग करते हैं। आई होप इसके जो बेसिक पॉइंट थे आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में कि इसकी स्थापना क्यों की गई। उद्देश्य को आप लोग कार्य से भी जोड़ सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य रखा जाएगा वह उसी पर कार्य करेगा। ठीक है, चलिए उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। आई होप कि जो चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, चलिए उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो आसियान बनाया गया इसका मेन मोटिव क्या था, क्यों बनाया गया और इस पर कैसे कार्य किया जाता है। चलिए पहला, अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य का मतलब ही होता है कि यह कार्य क्या करेगा। ठीक, ये चीज आप लोग माइंड में बना के रखेंगे। उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रकृति, सामाजिक प्रकृति तथा सांस्कृतिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास
को बढ़ावा देना या सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने इसके 3 स्तंभ देखे थे, वही तीनों स्तंभ यहां हम लोग एक साथ देख रहे हैं। मान लीजिए इसमें राजनीतिक नहीं जुड़ा हुआ है, आर्थिक विकास हम लोगों ने समझा था, सामाजिक प्रकृति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, मतलब कि जो इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसमें एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे को साथ में लेकर ब्रदरहुड की भावना अपनाना, भाईचारे की भावना अपनाकर एक दूसरे के विकास में सहयोग करना, साथ ही प्रत्येक कंट्री की कल्चर के बारे में भी विशेष ध्यान देना, उस कल्चर को ना खोना। ये इसका मेन मोटिव होता है कि जिस कंट्री का जो भी कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें भी विकास हो, वो भी आगे बढ़े। ठीक, पहला उद्देश्य इसका हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पे कौन सा आता है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना। देखिए इसमें 2 पॉइंट निकल गया था। एक पॉइंट तो यह है कि वर्ल्ड लेवल पर जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश हैं उनके लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ये दोनों पॉइंट आप लोग इससे जोड़कर पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, इसका क्या है, मेन मोटिव रखा गया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका थर्ड जो उद्देश्य है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद, क्या? घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना। लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना क्या है इसका मेन मोटिव, समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर रीजनल संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ घनिष्ठता बनाए रखना, व्यवहार बनाए रखना। साधारण तौर पर अगर हम लोग कहें कि व्यापार से रिलेटेड या राजनीति से रिलेटेड या फिर संस्कृति से रिलेटेड जो भी संबंध हो उसे घनिष्ठता से निभाना, एक दूसरे के सहयोग की भांति से कार्य करना और साथ ही लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब ऐसा सहयोग जिससे कि उस कंट्री विशेष की या फिर आसियान संगठन को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, उसके बारे में बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। यूपीएससी में अगर आप लोग मेंस में क्वेश्चन आता है, ये चीजें लिख देंगे तो आप लोगों को 100% नंबर मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है, इसके हो गए उद्देश्य। अगर अब हम लोग बात करें इसका आर्थिक परिदृश्य क्या है, मतलब कि यह अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है या अपनी क्या महत्ता रखता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं आसियान का आर्थिक परिदृश्य, हम लोग देखेंगे आसियान का आर्थिक परिदृश्य, मतलब कि यह इकोनॉमिक रूप से कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे इसकी मेंबर कंट्रियां हो चाहे फिर और ऐसी कंट्रियां जिनके साथ यह मुक्त व्यापार की नीति अपनाता है। मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2012 या 13 का पेपर है, आई थिंक या 14, इसी 2-3 सालों में है, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूं, माइंड में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ आसियान मुक्त व्यापार की नीति नहीं अपनाता है, जिनमें से 3 कंट्रियां दे दिया था, किसमें से, इसके मुक्त व्यापार वाली कंट्रियों में से जिनके साथ यह करता है, और एक कंट्री वहां बाहर का दे दिया था। तो इसलिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले विशेष ध्यान देंगे कि जो मैं फैक्ट लिखता हूं उसे जरूर नोट डाउन करेंगे और अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपके
अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के बारे में तो वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला जो सिलेबस में आप लोग पहला पॉइंट देखेंगे वही है कि समसामयिक अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, तो उन सब में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझना आप लोगों को बेहद आवश्यक है। ठीक, चलिए आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार, अर्थात मार्केट के विश्व में जितने भी मार्केट हैं उनमें से सबसे बड़ा बाजार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 10 कंट्रियां हैं बहुत ज्यादा व्यापार करती हैं और साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इन सब से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही जापान वगैरह हो गए, तो इन सब से क्या करता है यह, जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो इन सारी कंट्रियों के साथ यह मुक्त व्यापार की नीति अपनाकर सही तरीके से अपने मार्केट को भारी मात्रा में फैलाता है, जिससे इसकी मेंबर कंट्रियां तो साथ में है ही, प्लस जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी यहां से बिजनेस करती हैं, तो इससे काफी मात्रा में प्रॉफिट होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एशिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है। एशिया की तीसरी तथा विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अगर हम लोग देखें तो यह छठवें स्थान पर इसकी इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमी आती है, अर्थव्यवस्था। अगर हम लोग एशिया के बारे में बात करें तो एशिया में यह तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहां स्टार लगाऊंगा, मैं पूरे में स्टार लगा दे रहा हूं, क्योंकि ये इसका जो आर्थिक परिदृश्य है, इसका आर्थिक परिदृश्य, साथ ही इससे रिलेटेड भारत का जो आर्थिक परिदृश्य है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा अगर आप लोग 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, जो अभी हम लोगों ने सुना था, अभी मैंने बात की थी उसके बारे में, मुफ्त व्यापार समझौता। क्या? मुफ्त व्यापार समझौता मतलब यह कितनी कंट्रियों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता करता है, मुफ्त व्यापार करता है। तो जो कंट्रियां इसकी मेंबर हैं उसके अलावा बाहर की कंट्रियां जुड़ेंगी, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले चीन, कौन सी? चीन, जापान, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ ही दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे, इनमें से कोई भी एक या दो गायब करके वह क्या करेगा, 2-3 यहां से उठा के 2-3 बाहर का देके पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ आसियान मुफ्त व्यापार की नीति अपनाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? भारत। भारत अगर पूछ लिया कि भारत के साथ आसियान किस प्रकार का व्यापार करता है, तो मुफ्त व्यापार नीति के तहत में व्यापार करता है। कुल कितनी कंट्रियों के साथ? तो कुल 6 कंट्रियों के साथ। पहली चाइना, सेकंड जापान, थर्ड पे भारत, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पर न्यूजीलैंड और सिक्स्थ पर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि कुल 6 कंट्रियां ऐसी हैं जिनके साथ यह मुफ्त व्यापार की नीति अपनाता है। और फाउंडिंग कंट्रियां कौन सी हैं जिनके माध्यम से इसका फाउंडेशन हुआ, जिसने सिग्नेचर जिन लोगों ने किया था, हस्ताक्षर किया था इसके स्थापना के लिए, तो वह 5 कंट्रियां हैं। और प्रेजेंट में कुल इसकी 10 कंट्रियां मेंबर हैं और 6 के साथ यह क्या करता है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाता है, जो इसकी मेंबर नहीं। इनमें से कोई भी इसकी मेंबर नहीं है, न तो चीन है, न जापान है, न भारत है, न ऑस्ट्रेलिया है, न न्यूजीलैंड है, न दक्षिण कोरिया, लेकिन इनके साथ मुक्त व्यापार की नीति यह अपनाता है। ठीक, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आसियान और भारत। भारत के साथ इसकी व्यापार की नीतियां क्या होती हैं, चलिए समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा अब 4 से 5 मिनट और चलने वाला है,
उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक, तो परेशान नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, चीजें पढ़नी है और याद करनी है। वीडियो अगर सही तरीके से आप लोग देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि याद करने की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। वीडियो के साथ ही याद करवाना मेरा मोटिव होता है, क्योंकि मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर लिखता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको नोट डाउन करवाता हूं, फिर आप जब नोट डाउन करके पढ़ते होंगे तो चीजें याद हो जाती होंगी। चलिए क्या लिखेंगे, भारत तथा आसियान, भारत तथा आसियान। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमेशा याद रखेंगे कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के क्या आता है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। कैसे लिखेंगे, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कैसे समझेंगे कि मतलब भारत जितना अपना व्यापार करता है, जितनी कंट्रियों के साथ या विश्व में किसी के भी साथ, उसमें सबसे ज्यादा व्यापार जो करता है यहां चौथे स्थान पर आसियान के साथ करता है। मतलब मान लीजिए कि भारत कई कंट्रियों के साथ क्या करता है, व्यापार करता है, जितनी भी कंट्रियां हैं सबके साथ, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार पहली के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ और चौथे पर कौन आता है, आसियान आता है। मतलब भारत जितना व्यापार करता है उसमें उसका चौथा हिस्सा किसके साथ करता है, आसियान के साथ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें भारत के किसके बारे में, भारतीय व्यापार का जो प्रतिशत है, देखिए चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो भारत जितना कुल व्यापार करता है अपना, उसका 10% यहां आसियान के साथ करता है। अनुमानित व्यापार आसियान का, अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का, भारत के कुल व्यापार का कितना है, 10.6%। 10.6% यह करता है अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का। मतलब आसियान के साथ भारत का जो व्यापार होता है वह भारत द्वारा किए जाने वाले पूरे व्यापार का 10% करता है, भारत अकेले आसियान के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। मान ले ऐसे करेंगे ना, मान लीजिए भारत क्या करता है, 100% जो व्यापार करता है किसके साथ, फॉरेन में। ठीक, उनमें से 10% अकेले किसके साथ कर सकता है, आसियान के साथ करता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके समझेंगे चीजें याद हो जाएंगी। याद करवाना मेरा काम है, माइंड में बनाए रखना और चीजें नोट डाउन करके रिवीजन करना यह आपका काम है। चलिए अगर अब हम लोग बात करें कि भारत जो निर्यात करता है, व्यापार इतना कर रहा है भारत, और भारत जो निर्यात करता है उसमें से कितना परसेंट केवल आसियान के साथ करता है, तो वो परसेंटेज है 11.28। क्या, भारत अपने कुल निर्यात का 11.28% आसियान के साथ करता है। भारत अपने कुल निर्यात का 11.28% निर्यात आसियान को करता है। आसियान का मतलब क्या है, जो इसकी 10 मेंबर कंट्रियां हैं उनके साथ भारत अपने कुल निर्यात का 11.28% करता है। ठीक, याद रखेंगे। अब इस भारत और आसियान के संबंध का सबसे लास्ट पॉइंट और वीडियो का भी सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। क्या है, थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे, चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि भारत के लिए क्या किया गया है कि एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। कब, 2003 में। क्यों की गई, समझने का प्रयास करेंगे। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र, आसियान देशों के
भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों, निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, उद्यमी, उद्योगपति जिसे हम लोग बोलते हैं। तो भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में किसकी स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, याद रखेंगे, मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों को, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके जो प्रमुख उद्यमी हैं, जो प्रमुख व्यापारी हैं, उन्हें एक मंच प्रदान करने के लिए, मतलब कि इसके माध्यम से आप क्या करोगे, एक दूसरे से व्यापार कर सकोगे, उसके लिए क्या किया गया? 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई। किसकी? आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? AIBC। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सॉरी, AI और BC, इसकी स्थापना की गई। ठीक, की स्थापना की गई। ठीक है, चीजें याद रखेंगे, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनेगा, श्योर है क्वेश्चन बनेगा। क्या नाम है इसका? आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AIBC। कब बना? 2003 में। किसके लिए बना? जो आसियान देशों के प्रमुख उद्यमी हैं, प्रमुख जो व्यापारी हैं, उन्हें और भारत को एक साथ व्यापार करने के लिए एक आर्थिक मंच प्रदान किया गया। और कब प्रदान किया गया? 2003 में। किस नाम से? आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल के नाम से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIBC बोलते हैं। ठीक, ये आर्थिक मंच आप लोगों की समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला दूं। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्रेटन वुड्स प्रणाली पढ़ रहे थे, तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से क्या किया गया था? देखिए, यूएन की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र की, जिसके माध्यम से पूरे विश्व की जो कंट्रियां हैं उन्होंने क्या किया? एक राजनीतिक मंच प्राप्त किया। बात आई आर्थिक मंच की, मतलब कि अर्थव्यवस्था को कैसे संजोया जाए, तो उसके लिए किसकी स्थापना की गई? IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, जो विश्व स्तर पर सदस्य देशों को या फिर अदर कंट्रियों को वह लोन प्रोवाइड करता है और डोनेशन भी देता है, जिसके माध्यम से उनका व्यापार हो सके। तो उसी तरह से जैसे विश्व स्तर पर किसकी स्थापना की गई? वर्ल्ड बैंक और IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, उसी तरह से यहां पर भारत और आसियान देश के प्रमुख उद्यमियों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आपसी सहयोग के लिए 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AIBC बोलते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आसियान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर कोई फैक्ट छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिल करें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बाकी इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ ही अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। शेयर करने से यह होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, या फिर इकोनॉमिक तौर पर वे उतने सक्षम नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन ले सके, तो उनका स्वागत है, उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।